हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल मेराज मैथ में। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे जो क्लास 10 का है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबको चाहिए कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जो बोर्ड का एग्जाम इस बार देने वाला है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस द्विघात समीकरण को शून्य से समझते हैं, मतलब जीरो से समझते हैं, पर पूरा जीरो लेवल से, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं। यदि समीकरण समझना चाहें तो दो राशियों या व्यंजकों के बीच संबंध व्यक्त करने वाले कथन को हम समीकरण कहते हैं। दो राशि हो उस या व्यंजक हो, उसमें क्या संबंध है जिस कथन द्वारा हम व्यक्त करेंगे उसे ही हम लोग समीकरण कहते हैं। अब समीकरण समझे हैं तो समीकरण के बाद समीकरण दो घात वाला भी होता है, मतलब द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है और चार घात वाला समीकरण भी होता है, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हम समझना चाहें तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 हो, तो उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लिख सकते हैं ax²। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0। ऐसे हो जाएगा चार घात वाला भी। तो हम लोग इस वीडियो में केवल द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक यानी मानक रूप हम लोग समझ चुके हैं, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 होता है। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं, जिसमें हम लोग समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक यानी मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इसमें से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x, जैसे 4.1 का प्रथम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2x माइनस 3। ये अभी व्यापक सूत्र में नहीं है, व्यापक यानी मानक रूप में नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करके मानक रूप में करेंगे, फिर जाके हल करेंगे। जैसे ये लिखे, अगर केवल सिर्फ हमें व्यापक सूत्र में लिखना है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको सबको याद है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1² 1 प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो 2ab इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा x, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इजिकल टू का इजिकल टू। अब यहाँ पे देखें तो 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, माइनस है, और 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 2 जा 6। अब इसको हम लोग व्यापक यानी मूल सूत्र में लिखेंगे, और मूल सूत्र में लिखने के लिए हमें x² पहले लिखना है, तो x², उसके बाद x तो प्लस 2x। अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये 2x से 2x कट भी सकता है, 2x से 2x कट भी सकता है, और 1 है और संख्या -6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इजिकल टू 0। x² 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7। ये हमारा व्यापक रूप में आ गया है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x², मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1x² प्लस 0x प्लस 7 इजिकल टू 0। अब इसको यदि हम मानक रूप से तुलना करें तो e की जगह पे क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b की जगह पे 0 है यानी b का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इससे भी तुलना कर सकते हैं, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक इसमें नहीं है, यानी x का गुणांक हमारा 0 हो जाएगा। और सेम c क्या हो जाएगा, 7, यानी अचर पद कौन है, अचर यानी जिसमें x यानी चर पद ना हो, इसमें चर पद नहीं है तो ये अचर पद हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा c का वैल्यू, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 7।
तो इसमें हम लोग को जांचना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए हमें चर का जो घात है अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मूल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करें। यदि हम इसका मूल ज्ञात करना चाहेंगे तो अब ये भी हम लोग समझ लें, द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों की संख्या 2 होगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होता है। त्रिघात समीकरण में मूलों की संख्या 3 होता है। 4 घात वाले समीकरण के मूलों की संख्या 4 होता है। तो वैसे ही द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होगा। तो 2 कौन कौन मूल ऐसा होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही हमारा मूल होगा। और 2 होगा, मूलों की संख्या कितना आएगा, 2 होगा। उसे हम लोग को ढूंढना है। उसे ढूंढने के लिए हम इसे एक विधि से बीच वाले को तोड़ के 2 भागों में करते हैं और ऐसे करते हैं कि दोनों में सेम कॉमन आ जाए। इस विधि से हम लोग सूत्र इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखें तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें प्रथम विधि जो है उसमें पहला और तीसरा को यानी एक्स स्क्वायर और अचर पद जो होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि हम रफ में मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और किसी 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा माइनस 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आएगा माइनस 10x स्क्वायर। माइनस क्या कह रहा है, माइनस ये बता रहा है कि हमें माइनस करके 3 लाना है, माइनस करके 3 लाना है। और 10 कह रहा है कि गुणा जिस संख्या को माइनस करके 3 ला रहे हैं उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 आना चाहिए। तो वह ऐसी संख्या को ढूंढेंगे। चलिए, ये ढूंढना बहुत इजी होता है। सबसे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी होता है। कैसे, एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान दें तो हमें सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, 3 लाना है। तो कई तरीका है जिसमें से हम एक तरीका बता रहे हैं जिसमें से देखिए आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। 3 सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है तो एक संख्या तो 3 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए, यानी 3 से बड़ा 4। 4 में कौन संख्या सब्ट्रैक्ट करें, घटा के लाना है। तो 4 में कितना घटाएं कि 3 आ जाए, तो 1, यानी 4 और 1। तो 4 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आना चाहिए, 10। जो आएगा नहीं, 4 1 जब 4 होता है। तो 4 को और आगे बढ़ाते हैं 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 10 आ जाए। तो 5 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए, तो 2, यानी एक संख्या 5 तो दूसरा 2 लेना पड़ेगा। और 5 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% है 10 आएगा। तो हमें वो संख्या 2 संख्या मिल चुका है, 5 और 2। हम लिख सकते हैं 5x और 2x और इसके बाद माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5x 2x घटा के तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये भी हम ध्यान दें घटाने के बाद यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, माइनस में। जो हमारा आंसर आना चाहिए माइनस में। तो माइनस में कब आएगा, जब बड़ा वाला माइनस में रहेगा, बड़ा वाला माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में रहेगा, तभी घटाया भी जाएगा और दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी आ जाएगा। माइनस 10x यानी 5 2 जा माइनस 10। अब यहाँ से 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का माइनस, x इसमें से x निकल गया तो क्या बचेगा, 5 बच गया 5। फिर अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस ही कॉमन लेंगे और 2 से दोनों कट जाएगा। 2 से देखें, 2 से 2 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिए तो बताइए 2 से 2 कट गया तो क्या बच जाए, x माइनस है तो माइनस, 2 से 10 यानी 2 से 10 कितना टाइम में कटेगा, 5 टाइम में, यानी हम लिख सकते हैं 5 2 5 जा 10। अब यहाँ पे हम तुलना करें, यहाँ पे जो कॉमन है ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 5, क्या वहाँ पे भी सेम है x माइनस 5 है। तो यानी हम लोग सही ट्रैक पे हैं, हम लोग सीधे रास्ते पे हैं, यानी हम लोग को सॉल्व करें आगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। प्लस माइनस से संख्या अलग होता है। यहाँ पे माइनस है लेकिन ये देखिए तो ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक संख्या हो जाता है और ये इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों मिलके एक संख्या हो जाता है। तो ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। इन दोनों में भी देखिए तो x माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 है, दोनों में x माइनस 5 है तो हम x माइनस 5 को ही कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 भी अगर यहाँ से निकाल दें तो क्या बचेगा, x बचेगा, ब्रैकेट में x बचेगा। फिर यहाँ से भी x माइनस 5 निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। +2 बचेगा। अब ये दो संख्या मिल गया, दोनों में मल्टीप्लाई है कि नहीं, दोनों में मल्टीप्लाई है। तो अब हम ये ध्यान दें कि 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, 0 होता है। कैसे? क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड कर लेगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी। यदि x + 2 को हम उधर भेज दें तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 0/x + 2 होगा। और किसी भी संख्या को 0 में डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर 0 आता है। किसी भी संख्या को 0 में डिवाइड किया जाए, मतलब x + 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ा जाए तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x - 5 का वैल्यू आ जाएगा 0। यदि x - 5 को इधर ही रोकते हैं और x + 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 0/x + 5, और x + 5 का वैल्यू 0 होता है, मतलब 0/x + 5 का वैल्यू 0 ही होगा। अब एक और कंडीशन बनता है, यदि हम इसको रोके थे, अब इसको उधर भेज दें और x + 2 को रोक दें। यदि x + 2 को रोक दें तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारा x + 2 बराबर उधर जाके 0/x - 5 और उसका वैल्यू 0 होगा। यानी x + 2 = 0। दो कंडीशन होता है, दो स्थिति बनेगा, इसीलिए दो सूत्र, दो मूल भी आएगा। अब इसको अलग हल करें, यानी x = हम लिख सकते हैं -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x = 5। सेम ऐसे ही यदि x उधर 2 जाएगा तो प्लस में है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हमें दो मूल मिला, 5 और -2। ये हमारा दो मूल हो गया। द्विघात समीकरण के हम लोग समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण के दो सूत्र, दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जो हमारा इस समीकरण का दो मूल कौन है, 5 और -2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से इस द्विघात समीकरण को अच्छे से समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है, चर का अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण हुआ। और हम सबको पता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होता है, यानी इसमें मूलों की संख्या 2 होगा। तो हम लोग पूर्व विधि से जो पहला क्वेश्चन बनाए उस विधि से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और उसमें दो मूल कहाँ से क्या क्या रहेगा, उसमें दो मूल कौन कौन रहेगा, उसको हम लोग ढूंढ निकालेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। यदि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे √2x + √2x और 5√2 में √2x। चलिए यहाँ पे √2x में मल्टीप्लाई करेंगे 5√2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कौन होगा, ये किसी समीकरण में फर्स्ट सेकेंड थर्ड को इधर उधर मिक्स कर देता है, तो हम लोग को समझना है फर्स्ट कौन कहलाता है, x² का गुणांक, मतलब x² का गुणांक जो होगा वही हमारा फर्स्ट कहलाएगा। और थर्ड कौन कहलाएगा, जो अचर होगा, जो अचर होता है उसे ही हम लोग थर्ड पद बोलते हैं, थर्ड पद बोलेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 ही हो जाएगा। √2 और √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10x। √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 5 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। और ये प्लस में आएगा, ये ध्यान रहे प्लस में आएगा। जब प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल प्लस में आता है, इसका मतलब हमें प्लस यानी जोड़ के 7 लाना है और मल्टीप्लाई करके 10 लाना है। मल्टीप्लीकेशन लाना है, 10 आया है, यानी गुणा करके 10 हमें लाना है, और उसी संख्या को, जिस संख्या को गुणा करके 10 ला रहे हैं, उसी दो संख्या को जोड़ने पे हमें 7 मिलना चाहिए। तो जब जोड़ के आ रहा हो तो हम दोनों को उसी में रखेंगे, यानी 1 रख दें, 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 100% है 6। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाए, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या 1 और 7 में मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा? नहीं आएगा। तो हम 1 को बढ़ा के 2 कर देंगे, यानी 2 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 2 में 100% है 5 जोड़ें तो 7 हो जाएगा। तो क्या 2 और 5 में मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा? 100% आ जाएगा। तो ऐसे हमारा दो संख्या मिल गया, 2 और 5। तो 2 और 5 में तोड़ेंगे 7 को, 7 को किस में तोड़ेंगे? 2 और 5 में। तो हम इसको लिख सकते हैं √2x² प्लस, अब जोड़ के लिखना है, हम याद रहे जोड़ के लिखना है, तो जो प्लस में है तो दोनों संख्या प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों संख्या माइनस में रहेगा। तो प्लस में है तो प्लस 5x प्लस 2x,
प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हम 7x की जगह पे 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। जिसे तोड़ने का विधि हम लोग समझ चुके हैं। 5x और 2x में जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए तो 4 हो गया, यानी पेयर बना देंगे, दो दो का जोड़ा। हम मार्क नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए मार्क कर लिया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर 2x यहाँ पे लिखे होते तो हम √2 कॉमन ले लिए होते, लेकिन ये भी लिखे हैं तो ये भी गलत नहीं है। तो √2x और 5x में कॉमन देखेंगे क्या है, तो क्या कॉमन है? केवल x है। केवल क्या है? x है। तो x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा √2 तो बचेगा ही, संख्या पूरा बच जाएगा। और x स्क्वायर है, x निकल गया, यानी हम x से x स्क्वायर को कटाएं तो x बार में कट जाएगा, तो x बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दें तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 5, केवल 5 बच जाएगा तो 5। अब यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस ही कॉमन लेंगे, और दोनों में क्या कॉमन है? अब यहाँ पे ध्यान दें तो √2 कॉमन है। √2 क्या का है? कॉमन है। √2 से ये भी कट जाएगा और √2 ये तो कटेगा है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें √2 से कितना बार में 2 कटेगा, मतलब √2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 2 से, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं √2, यानी √2 को √2 से कटाएंगे तो √2 टाइम में कट जाएगा। और फिर x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दें √2 में √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा 5। अब फिर से हम मैच कराएंगे, क्या प्रीवियस वाला जो ब्रैकेट में लिखे हैं √2x + 5, वहां पे भी √2x + 5 है, तो यानी हम लोग सही ट्रैक पे हैं, हम लोग सही जा रहे हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर से इन दोनों में देखें तो ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो इन दोनों में ये कॉमन ले सकते हैं। √2x + 5, √2x + 5 निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा तो बचेगा x, इसमें से ये निकल जाएगा तो बचेगा √2। तो हम लोग लिख सकते हैं √2x + 5। इस पूरा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, और उसमें क्या बचेगा? प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों संख्याओं में √2x + 5 है, तो √2x + 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + √2 बराबर 0। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब फिर से हमारे पास दो संख्या हो गया, ये और ये, मतलब √2x + 5 और x + √2। अब बारी बारी से अगर हम इसको भेज दें उधर, इसको उधर भेज दें तो क्या बचेगा? √2x + 5 बराबर, उधर जाएगा तो 0/x + √2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाने का मतलब 0/x + √5। अब हमको ये याद रखना चाहिए कि 0 हो ऊपर, नीचे कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, p हो, कुछ भी हो, कितना ही बड़ा संख्या हो, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। इसके साथ हम लोग ये भी समझते चलें, नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, उसका वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, यानी अनंत आता है। अब सेम वैसे ही x + √2 को उधर भेजेंगे तो 0/x + √2, जिसका आंसर आएगा 0। सेम वैसे ही यदि एक और कंडीशन बनता है, हम तो इसको भेज दिए, क्या इसको भी तो भेज सकते हैं? यदि √2x + 5 को उधर भेजेंगे तो बचेगा x + √2 बचेगा, उधर जाएगा तो फिर 0/√2x + 5 होगा और उसका वैल्यू 0 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर दें तो दो मूल हमें मिल जाएगा। तो चलिए √2x पहले 5 को भेजते हैं, तो 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। फिर से इसे √2 को भेजते हैं तो हो जाएगा x = -5/√2। x = हमारा आ गया -5/√2। अब दूसरा मूल हम ध्यान दें, इसको सॉल्व करके ला सकते हैं, यानी x = √2 को उधर भेजेंगे तो -√2 हो जाएगा, यानी हमें दो मूल प्राप्त हो चुका है। एक है -5/√2 और दूसरा है -√2। इसका दो मूल होगा, -5/√2, दूसरा होगा -√2। आई होप आप लोग को ये बीच वाले को तोड़कर, मध्य को तोड़कर मूल लाने का विधि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करें। तो अन्य
अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें फर्स्ट सेंटेंस पे ध्यान देना होगा। एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार जितना भी होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा का ऊंचाई। आधार यदि 10 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, 10 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर कैसे लाना है, कितना कम है 10 सेंटीमीटर से 7, यानी हम बोल सकते हैं 10 माइनस 3, 10 माइनस 7, हम लोग बोल सकते हैं 10 माइनस 7, यानी हम मान सकते हैं 20 सेंटीमीटर यदि आधार है तो उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 20 माइनस 7, 20 माइनस 7। अब हम बोल सकते हैं उसका आधार 30 है, अगर 30 मान लेते हैं तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 30 माइनस 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 30 माइनस 7। यदि हम मान ले x, उसका ऊंचा आधार कितना है, समकोण त्रिभुज की आधार x है तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7। तो हम लोग यही मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, माना समकोण त्रिभुज के आधार बराबर, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज की आधार मान लेंगे, आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, मान लिया आधार x सेंटीमीटर है। अब आधार x सेंटीमीटर है तो उसका ऊंचाई में संबंध बताया आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी 7 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी हमारा ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, जो हमारा आधार है उसमें से 7 कम कर देंगे, 7 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 7। अब फिर बोल रहा है कर्ण क्या बोल रहा है, प्रश्न से कर्ण बराबर, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, कर्ण का दिया है 13 सेंटीमीटर। क्या हमें कर्ण का सूत्र पता है, कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार यानी आधार और लंब यानी ऊंचाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का, या में कर्ण को लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई स्क्वायर, और इस पे रूट इज इक्वल टू 13 हो जाएगा कि नहीं। कर्ण बराबर सूत्र हमको पता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण होता है। तो हम लोग इसे सूत्र से सॉल्व करते हैं, यानी हम रूट है इधर, उधर जाएगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आधार का वैल्यू भरते हैं आधार x, तो x स्क्वायर प्लस ऊंचाई है x माइनस 7, इस पे स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर दे देते हैं, और इस पे जो रूट है उधर भेजेंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। रूट का उल्टा होता है स्क्वायर, ये उल्टा नहीं किया जाता है, एक्चुअली हम लोग करते हैं रूट हटाने के लिए स्क्वायर, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर से रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो वही हम लोग उल्टा कर देते हैं, इधर से रूट उधर जाएगा तो 13 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो 7x आएगा, और 7x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14x, 2ab मतलब ab मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x, 2 से मल्टीप्लाई तो 14x, फिर b स्क्वायर तो प्लस रहेगा b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 49 इजकल टू 13 का स्क्वायर 169, 169 होता है। अब इसको सबको एक तरफ करें तो हम ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इसमें माइनस 14x प्लस 49, उधर से 169 इधर आएगा तो माइनस 169 इजकल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में है और ये माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 का 1, और माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में, यानी माइनस 120 इजकल टू 0। अब फिर वही है, हम लोग इसे 2 से कटा सकते हैं, क्यों हल्का हो जाएगा, तो 2 से, यदि 2 से, अब देखिए हम लोग को ये करना है कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है,
लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, रूल यही होता है कि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सब में 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ही इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे और सब में 2 से कटा देंगे, यदि हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 7 टाइम में 7x माइनस 2 से 60 टाइम में, तो 260 इज इक्वल टू 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये थोड़ा सा हल्का हो गया, उसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, इसे भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर से हम उसी विधि से सॉल्व करेंगे। इस विधि में हम लोग को क्या करना होता है, प्रथम पद और तृतीय पद को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रथम और तृतीय पद को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो चलिए करते हैं, करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 60 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कोई उतना नहीं है, हम लोग को ये संख्या और उसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, इस पे ध्यान रखना है। तो हमारा आ गया माइनस 60, माइनस क्या बताता है कि माइनस करके लाना है, और 60 क्या बताता है कि जिस संख्या को माइनस करके मध्य पद ला रहे हैं यानी 7 लाना है, सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 7 लाना है, उस संख्या को, जिस संख्या को सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना है उसके मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, उसका गुणनफल 60 आना चाहिए। तो जब घटा के लाना है तो इसमें एक बढ़ा देंगे 7, यानी 8 में कितना घटा दें, 8 में से कितना घटा दें कि 7 हो जाए, तो 1 यानी 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हमें ये भी चेक करना होगा क्या 8 और 1 में मल्टीप्लाई करें 60 आएगा, नहीं आएगा, यानी 8 1 60 नहीं होता है। तो हम लोग एक और आगे बढ़ाएंगे, यानी 8 एक और बढ़ा दे तो हमें मिलेगा 9, और 9 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना घटा दे कि 7 हो जाए, 2, क्या 9 और 2 में मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, नहीं। तो हम और आगे बढ़ाते हैं, यानी 10 में कितना घटा दें कि 7 हो जाए, तो 3, क्या 10 3 30 होता है, 10 3 60 होता है, नहीं। तो हम और आगे बढ़ेंगे, 11 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 7 आ जाए, 4 फिर नहीं आएगा, 11 को बढ़ा के 12 कर देते हैं, और 12 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 7 मिल जाए, तो 5, और हम देख रहे हैं कि 12 और 5 में मल्टीप्लाई करने से 60 मिल जाता है। तो हमें वो 2 संख्या मिल गया जिसको तोड़ने से, इसको तोड़ के मतलब 7x के जगह पे 12x और 5x लिख सकते हैं, 12x और 5x लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर मतलब 12x और 5x, इसका क्रम से कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान देना है किसको प्लस में और किसको माइनस में रखना है। यदि जोड़ के जब लाना होगा, यदि यहाँ पे जोड़ के लाना होगा तो माइनस है तो दोनों जगह माइनस, यदि प्लस होता है तो दोनों जगह प्लस, लेकिन हम जब सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं, घटा के जब ला रहे हैं, तो बड़े वाले के साथ ये चिन्ह जाएगा, ये माइनस में है तो बड़े वाले पे माइनस लग जाएगा और छोटे वाले पे प्लस। अगर प्लस होता तो बड़े वाले के साथ प्लस जाता और छोटे वाले पे हम माइनस लगाते। क्यों? क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस में आंसर चाहिए, तो बड़ा वाला माइनस में रहेगा तभी हमें माइनस में आंसर मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे डबल हो गया तो पेयर बनाएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12, बचेगा x माइनस 12। फिर इसमें कॉमन ले प्लस है तो प्लस 5 से दोनों संख्या कट जाएगा, 5 से 5 भी कट जाएगा और 60 भी कट जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से 5 से कटा दे 60 को, कितना टाइम में कटेगा, 12 टाइम में। फिर से यहाँ पे मैच कराएंगे, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12 है और उसमें भी x माइनस 12 है, यानी हम लोग सही है। तो और आगे सॉल्व करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, और फिर इसमें से कॉमन लें तो x माइनस 12 इसमें भी है और x माइनस 12 उसमें भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन बाहर आ गया तो ये बचेगा x, सिर्फ x बचेगा, इसमें से भी x माइनस 12 बाहर आ गया तो बचेगा 5, यानी x प्लस 5। अब यहाँ पे दो संख्या मिल गया, दोनों संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए x माइनस 12 को उधर भेजेंगे, पहले इसको भेजते हैं, x प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 उधर जाके 0 अपन x प्लस 5 होगा जिसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। सेम ऐसे ही x प्लस 5 को भेज रहे हैं तो क्या हम x माइनस 12 को भी तो भेज सकते हैं, तो x माइनस 12 को भेजेंगे तो बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अपन x माइनस 12 जिसका वैल्यू होगा 0। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, सेम वैसे ही x इज इक्वल टू
-5। यानी हमें दो मूल मिल चुका है। पहला मूल 12 है और दूसरा मूल -5 है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।